गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी कक्षा 9 के साइंस बुक का चैप्टर 1 का प्रश्न अभ्यास लेकर के आया हूं, जिसमें चैप्टर 1 का नेम है हमारे आसपास के पदार्थ, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले हम लोग इसके पेज बाय पेज क्वेश्चन आंसर को जो है देखेंगे, उसके बाद फिर अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। साथ में इसके कुछ अतिरिक्त प्रश्नोत्तर को भी जो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं, जिसमें हमारे ऑप्शंस कुछ दिए हुए हैं, हमें उनमें से छांटना है कि कौन कौन से पदार्थ हैं। जहाँ पे ऑप्शंस हैं कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी, इत्र की सुगंध। तो इसका उत्तर होगा कुर्सी, वायु, बादाम और नींबू पानी आदि पदार्थ हैं। अब इसका दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताएं। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंड खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो इसका उत्तर होगा यह पदार्थ के कणों की विशेषताओं का गुण है, जो तापमान बढ़ने से इनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और ये कण गतिज ऊर्जा बढ़ने से इनकी बीच की दूरी अर्थात कणों के बीच रिक्त स्थान बढ़ जाता है और फैलने लगते हैं। यही कारण है कि गर्म खाने की महक ठंडे खाने की अपेक्षा तेजी से हमारे पास पहुंचता है। अगला प्रश्न है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। तो इसका उत्तर है, यह क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यदि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो गोताखोर पानी को नहीं काट पाता। अगला प्रश्न है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो इसका उत्तर है, पदार्थ के कणों की निम्न विशेषताएं होती हैं। पहला, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब इसका पेज नंबर 6 का कुछ प्रश्न है। तो इसमें पहला प्रश्न है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। तो इसका उत्तर होगा, घनत्व बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले वायु, फिर चिमनी का धुआं, फिर रुई, फिर जल, फिर शहद, फिर चौक, फिर लोहा। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न है, जिसमें दूसरा का ए नंबर का प्रश्न है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। तो इसके लिए हम लोग 4 कॉलम बना लेंगे, जिसमें एक तरफ लिखेंगे गुण, दूसरे तरफ ठोस, तीसरे तरफ द्रव और चौथे तरफ गैस। तो गुण को इंग्लिश में कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ठोस को सॉलिड, द्रव को लिक्विड और गैस को गैस। जिसमें हम लोग गुण में पहला पॉइंट लिखेंगे आकार। तो ठोस का आकार क्या होता है, तो निश्चित एवं स्पष्ट सीमाएं। द्रव में क्या है, तो कोई निश्चित आकार नहीं, जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। और गैस में क्या है, कोई निश्चित आकार नहीं। उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है गुण में आयतन। तो ठोस का निश्चित आयतन होता है, द्रव का निश्चित आयतन होता है, लेकिन गैस का क्या होता है, तो कोई निश्चित आयतन नहीं, या जिस बर्तन में रखी जाती है उसी का आकार एवं आयतन ले लेती है। तीसरा गुण है दृढ़ता और तरलता। तो ठोस में क्या बताया गया है, ये दृढ़ होते हैं तथा बहते नहीं। द्रव में ये दृढ़ नहीं होते बल्कि तरल होते हैं तथा बह सकते हैं, और गैस में ये बह सकती है। अब चौथा पॉइंट है गुण में कणों के बीच आकर्षण बल। तो ठोस में अधिकतम होता है, द्रव में ठोस से कम होता है, और गैस में ठोस और द्रव दोनों से कम होता है। अब इसका 5वां गुण है कणों की स्थिति। तो ठोस में जो है कण बहुत पास पास होते हैं, द्रव में कणों के बीच की दूरी ठोस से ज़्यादा अर्थात पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, और गैस में कणों के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान अर्थात ठोस और द्रव दोनों से ज़्यादा होता है। उसके बाद छठा गुण है संपीड्यता, जिसे हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में कंप्रेसिबिलिटी। तो ठोस में जो है नगण्य होता है, द्रव में संपीडनीय होता है, और गैस में अत्यधिक संपीडनीय होता है। 7वां गुण है विसरण। तो ठोस में
एक ठोस पदार्थ दूसरे ठोस पदार्थ के साथ विसरित नहीं होता। द्रवों में क्या है, तो द्रवों में ठोस तथा गैसों का विसरण होता है, और गैस में गैसों का अन्य गैसों के साथ विसरण तीव्रता के साथ होता है। अब इसका बी नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड्यता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। तो बारी बारी से हम लोग जो है सबके बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा दृढ़ता। पदार्थ का वह गुण जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है वह दृढ़ता कहलाता है। उसका दूसरा क्या है, तो संपीड्यता। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, बाह्य दबाव यानी बल के कारण ये कण समीप आ जाते हैं। पदार्थ के इस गुण को संपीड्यता कहते हैं। तीसरा है तरलता। पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को तरलता कहते हैं। चौथा है बर्तन में गैस का भरना। किसी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है क्योंकि इसके कण सभी दिशाओं में तीव्र गति से चलते हैं तथा बर्तन में पूर्णतः फैल जाते हैं। ऐसा इसके कणों की अत्यधिक गतिज ऊर्जा एवं नगण्य अंतराण्विक बल के कारण होता है। पांचवा है आकार। ठोस पदार्थों में अधिकतम अंतराण्विक बल होता है, इसलिए इनका आकार निश्चित होता है, जबकि द्रव तथा गैस उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिनमें उन्हें रखा जाता है। इनका आकार निश्चित नहीं होता। छठा है गतिज ऊर्जा। पदार्थ के कणों की गति के कारण उसमें ऊर्जा का आना गतिज ऊर्जा कहलाती है। और सातवां है घनत्व। किसी पदार्थ का घनत्व प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, दैट इज D इज इक्वल टू m/v। ठोस ग्रेटर देन द्रव ग्रेटर देन गैस। अधिकतम न्यूनतम घनत्व बढ़ते हुए क्रम में। अब इसका तीसरा नंबर का प्रश्न है कारण बताएं, जिसमें ए नंबर है गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। तो इसका उत्तर होगा गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा अत्यधिक तथा इनके बीच आकर्षण बल नगण्य होने के कारण वे सभी दिशाओं में तीव्र गति से विचरण कर सकती है तथा जिस बर्तन में रखी जाती है उसे पूरी तरह भर देती है। अब बी नंबर का प्रश्न है गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। तो इसका उत्तर होगा गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और तीव्र होती है। इस कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैसों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। अब इसका सी नंबर का प्रश्न है लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। तो इसका उत्तर होगा लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि यह एक दृढ़ वस्तु है जिसका आकार एवं आयतन निश्चित है, इसकी सीमाएं स्पष्ट हैं तथा इसके कण संपीड़ित नहीं होते तथा बहते नहीं। ये सभी गुण यह दर्शाते हैं कि लकड़ी की मेज एक ठोस पदार्थ है। अब इसका डी नंबर का प्रश्न है हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। तो इसका उत्तर है हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं क्योंकि हवा के कणों के बीच अत्यधिक रिक्त स्थान अर्थात कण बहुत दूर दूर होते हैं तथा कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम यानी नगण्य होता है, इसलिए बहुत कम बाह्य बल से उसे हटा सकते हैं। जबकि ठोस लकड़ी के टुकड़े के कण बिल्कुल पास पास बंधे होते हैं तथा मजबूत आकर्षण बल के कारण दृढ़ संरचना बनाते हैं, जिसे तोड़ने के लिए अत्यधिक मात्रा में बल प्रयोग करना पड़ता है, जैसा कि कराटे में दक्ष लोग करते हैं। अब इसका 4 नंबर का प्रश्न है सामान्यतया ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। तो इसका उत्तर होगा बर्फ पानी के जमने से बनती है जिसकी संरचना में अत्यधिक रिक्त स्थान रह जाते हैं जो पानी में नहीं होते हैं। यह पिंजरे की तरह संरचना बना लेती है जिससे इसका आयतन उतनी ही मात्रा के जल से अधिक हो जाता है तथा आयतन के बढ़ने से घनत्व जल से भी कम हो जाता है, अतः बर्फ के टुकड़े जल पर तैरने लगते हैं। अब अगला पेज नंबर 9 के प्रश्न को हम लोग देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। तो हमारे पास केल्विन में दिया हुआ है, हमें इसे सेल्सियस में बदलना है। तो ए नंबर का है 300 केल्विन। तो एक बात हमें यहाँ ध्यान रखना है कि जब भी तापमान को सेल्सियस में बदलने के लिए कहा जाता है तो जो भी हमारे पास केल्विन दिया रहता है उसमें हमें 273 घटा देना है।
और जब भी तापमान को केल्विन में बदलने के लिए कहा जाता है तो हमें 273 जो है उसमें जोड़ देना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास 300 केल्विन दिया हुआ है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 273 को घटाएंगे। तो 300 में से 273 चला जाएगा तो 27 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर होगा। उसके बाद बी नंबर का है 573 केल्विन। तो इसमें अगर हम लोग जो है 273 घटाते हैं तो घटाने पे हमारे पास जो आएगा वो 300 डिग्री सेल्सियस आएगा और यही इसका आंसर होगा। अब इसमें दूसरा नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, यानी फिजिकल स्टेट जो है जल का क्या होगा। तो ए नंबर का प्रश्न है 250 डिग्री सेल्सियस। तो इसका उत्तर होगा, हमें ज्ञात है कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है तथा 250 डिग्री सेल्सियस जो कि क्वथनांक से काफ़ी उच्च ताप है, अतः इस ताप पर जल गैसीय अवस्था यानी भाप में बदल जाएगा। बी नंबर का प्रश्न है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका उत्तर होगा 100 डिग्री सेल्सियस द्रवीय तथा गैसीय अवस्था दोनों है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलकर भाप में बदलने लगता है। अब इसका तीसरा नंबर का प्रश्न है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। तो इसका उत्तर होगा, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप इसलिए स्थिर रहता है क्योंकि दी जाने वाली ऊष्मा उसके कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त हो जाती है। अतः इस प्रकार अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा यानी संगलन की गुप्त ऊष्मा या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। तो इसका उत्तर होगा, दाब को बढ़ाकर तथा तापमान को घटाकर वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित किया जाता है। इसकी विधि है, एक सिलेंडर में वायुमंडलीय गैस भरकर इसमें लगे पिस्टन से संपीड़ित करने तथा ताप को कम करने पर पदार्थ के कण समीप आ जाते हैं तथा द्रव में बदल जाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वायुमंडलीय दाब को जो है वो 3 पिस्टन से दिखाया गया है। सबसे पहले यहाँ पे क्या था, तो गैस था, उसके नीचे एक कॉर्क लगा हुआ है और ऊपर जो है ये पिस्टन है। जब इसको जो है संपीड़ित किया गया, यानी जब इसको जो है प्रेस किया गया, दबाया गया, तो जो गैस के कण थे वो क्या हो गए, तो बहुत नज़दीक हो गए। फिर जो है उसको और दबाया गया, तब क्या हो गया कि गैस के कण जो है वो द्रव में परिवर्तित हो गए। तो इस तरह से जो है हम लोग अगर चाहें तो गैस के कणों को जो है जैसे जैसे समीप लेकर के आएंगे वैसे वैसे वो द्रव में बदलता जाएगा। और इसका एक अच्छा सा अगर एग्जांपल हम लोग देखना चाहें तो घर में रखे गैस सिलेंडर को हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि जब उसके अंदर गैस होता है तो जब हम उसको थोड़ा बहुत खाली हो जाता है तो जब उसको हम लोग हिलाते हैं तो हिलाने पे हमें जो है वो पानी जैसा आवाज़ सुनाई देता है। तो इसका मतलब ये है कि गैस जो है वो उसमें संपीड़ित होने के बाद जब उसको जो है कंप्रेस करके उस सिलेंडर में डाला गया तो वो क्या हुआ, वो द्रव में बदल गया। तो इस तरह से गैस को भी संपीड़ित करके द्रव में बदला जा सकता है। अब इसका पेज नंबर 11 का प्रश्न है। पहला प्रश्न है, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। तो इसका उत्तर होगा, गर्म शुष्क दिन में वायु में नमी आर्द्रता कम होती है तथा तापमान अधिक होता है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। क्योंकि तापमान बढ़ने तथा आर्द्रता घटने पर वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो जाती है तथा हम जानते हैं कि वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है, अतः कूलर के अंदर से ठंडी हवा कमरे में फैलकर ठंडक प्रदान करती है। अब अगला प्रश्न है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। तो इसका उत्तर होगा, घड़े में बहुत अधिक संख्या में छिद्र यानी पोर्स होते हैं जिनसे पानी बाहर रिसता रहता है तथा इसका वाष्पीकरण हो जाता है। इसी तरह मटके के ऊपर पानी बाहर आता रहता है और वाष्पीकरण में कम हुई ऊर्जा को पुनः मटके यानी घड़े और शेष बचे जल से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में ले लेता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। चूँकि घड़े एवं जल से ऊष्मा अवशोषित होती है तथा वाष्पीकरण होता है, इसलिए मटके यानी घड़े का जल ठंडा हो जाता है। अगला प्रश्न है, एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। तो इसका उत्तर होगा, एसीटोन और पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली इसलिए ठंडी हो जाती है क्योंकि इसके कण हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है। अब इसका अगला प्रश्न है, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। तो इसका उत्तर होगा,
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेट की सतह का क्षेत्रफल कप की सतह के क्षेत्रफल से अधिक होता है। जितना अधिक सतही क्षेत्रफल होगा वाष्पीकरण उतनी जल्दी होता है, जिससे दूध या चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। इस तरह हम प्लेट से दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं। अब इसका अगला प्रश्न है, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? तो इसका उत्तर होगा, गर्मियों में हमें हल्के रंग वाले सूती कपड़े पहनने चाहिए। हल्के रंग वाले कपड़े ऊष्मा अवशोषित नहीं करते हैं तथा सूती कपड़ों में छिद्र होते हैं जिसमें पसीना अवशोषित हो जाते हैं और वाष्पीकरण तेजी से हो जाता है। इस क्रिया में हमारी त्वचा से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ली जाती है। इस तरह त्वचा से ऊष्मा निकलने के कारण ठंडक एवं आरामदायक महसूस होता है। तो इस तरह से हमने जो है अभ्यास के भीतर यानी जो बुक में हमारे पेज नंबर में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे उसको हम लोग कर लिए। अब हम लोग जो है अभ्यास की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया कि जब भी जो है तापमान को सेल्सियस में बदलना रहता है तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे सामने प्रश्न दिया हुआ है उसमें 273 को घटा देंगे, और अगर इसका उल्टा हो यानी तापमान को जो है केल्विन में बदलना हो और हमारे सामने सेल्सियस दिया हो तो 273 उसमें जोड़ देंगे। तो जैसा कि यहाँ पे पहला नंबर का प्रश्न है 300 केल्विन, तो इसे हम क्या करेंगे 273 घटा देंगे क्योंकि हमें इसमें सेल्सियस में बदलना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। बी नंबर का है 573 केल्विन, तो इसमें अगर 273 हम घटाते हैं तो 300 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर होगा। अब दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। तो इसमें हम क्या करेंगे 273 घटाने की जगह अब हम इसमें जोड़ेंगे। तो ए नंबर का प्रश्न है 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 में अगर 273 हम लोग जोड़ देते हैं तो 298 केल्विन इसका आंसर होगा। उसके बाद 373 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें हम 273 अगर जोड़ते हैं तो 646 केल्विन इसका आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। ए नंबर का प्रश्न है, नैफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। तो इसका उत्तर होगा, नैफ्थलीन एक वाष्पशील ठोस पदार्थ है जो ठोस से द्रव अवस्था में आए बिना ही गैस में बदल जाता है, जिसे ऊर्ध्वापातन क्रिया कहते हैं। अतः कुछ समय बाद यह ठोस पदार्थ छोड़े बिना हवा में वाष्प बनकर उड़ जाता है। 3 नंबर का प्रश्न है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। इसका उत्तर होगा, इत्र एक वाष्पशील द्रव होता है जो तेजी से वाष्प में बदल जाता है तथा वायु के कणों के साथ मिलकर सभी दिशाओं में तेजी से विसरित हो जाता है। यही कारण है कि इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी हमारे पास तक पहुंच जाती है। अब इसका 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार व्यवस्थित करें। तो ए नंबर का है जल, बी नंबर है चीनी, सी नंबर है ऑक्सीजन। तो इसका उत्तर होगा ऑक्सीजन लेस देन जल लेस देन चीनी। कारण ऑक्सीजन एक गैस है जिसमें कणों के बीच आकर्षण बल न्यूनतम होता है। द्रव जैसे जल में गैसों से अधिक तथा ठोस यानी चीनी में कणों के बीच सर्वाधिक मजबूत आकर्षण बल होता है। अब इसका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। तो ए नंबर का है 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसका उत्तर होगा 25 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव अवस्था में होता है। बी नंबर है 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसका उत्तर होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर जल ठोस यानी बर्फ अवस्था तथा द्रवीय अवस्था दोनों में हो सकता है, क्योंकि जल का हिमांक तथा बर्फ का गलनांक दोनों 0 डिग्री सेल्सियस है। सी नंबर का प्रश्न है 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसका उत्तर होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर द्रवीय अवस्था उबलना या गैसीय अवस्था वाष्पन दोनों संभव हो सकता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक है तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर जल वाष्प में भी परिवर्तित होता है। अब अगला प्रश्न है, पुष्टि हेतु कारण दे, जिसमें ए नंबर का प्रश्न है, जल कमरे के ताप पर द्रव है। तो इसका उत्तर होगा जल कमरे के ताप पर द्रव है क्योंकि इसका हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। साथ ही इसका निश्चित आयतन होता है परंतु निश्चित आकार नहीं, इसलिए जल को जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है। बी नंबर का प्रश्न है, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। तो इसका उत्तर होगा लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है क्योंकि इसका गलनांक कमरे के ताप से बहुत अधिक होता है। इसका एक निश्चित आकार एवं आयतन होता है तथा यह दृढ़ होता है, बहता नहीं।
इसका अगला प्रश्न है 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? तो इसका उत्तर होगा 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ किसी पदार्थ या माध्यम से गुप्त ऊष्मा लेती है जो पहले इसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है, फिर इसके ताप में वृद्धि करता है, परंतु इसी ताप पर जल केवल ताप में वृद्धि के लिए ही ऊष्मा प्राप्त करता है। बर्फ के गलन या संगलन की गुप्त ऊष्मा 3.34 गुने 105 जूल है, अर्थात प्रति इकाई किलोग्राम बर्फ को जल में बदलने के लिए पदार्थ से 3.34 गुने 105 जूल ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बर्फ अधिक शीतलता प्रदान करता है क्योंकि जल किसी प्रकार की गुप्त ऊष्मा नहीं लेता है। अब अगला प्रश्न है उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? तो इसका उत्तर होगा भाप में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है क्योंकि 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित चित्र के लिए ए, बी, सी, डी, ई तथा एफ की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें। तो यहाँ पे चित्र दिया हुआ है ऊष्मा में वृद्धि तथा दाब में कमी, और नीचे लिखा हुआ है ऊष्मा में कमी तथा दाब में वृद्धि। तो पहले ठोस से द्रव, द्रव से गैस, फिर गैस से द्रव, फिर द्रव से ठोस। तो इस तरह से यहाँ जो भी लेटर दिए हुए हैं उनमें हमें अवस्था परिवर्तन को नामांकित करना है। तो इसका उत्तर होगा ए संगलन, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे फ्यूज़न। बी नंबर में होगा वाष्पीकरण, जिसे हम लोग कहेंगे वेपोराइजेशन। सी नंबर में होगा संघनन, जिसे हम कहेंगे कंडेंसेशन। डी नंबर में होगा जमना, जिसे हम कहेंगे सॉलिडिफिकेशन। ई नंबर में होगा ऊर्ध्वापातन, जिसे हम कहेंगे सब्लिमेशन। एफ नंबर में होगा निक्षेपण, जिसे कहेंगे डिपोजिशन। तो इस तरह से आपका अभ्यास जो है कंप्लीट होता है। अब हम लोग कुछ अतिरिक्त प्रश्नोत्तर की ओर ध्यान देंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है विसरण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। दूसरा प्रश्न है गलनांक किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा वह ताप जिस पर कोई पदार्थ गलना शुरू कर देता है वह ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। तीसरा प्रश्न है क्वथनांक किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर देता है वह ताप उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। अगला प्रश्न है शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला प्रश्न है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक हैं पहला ताप, दूसरा दाब। अगला प्रश्न है ऊर्ध्वापातन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। अगला प्रश्न है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो इसका उत्तर होगा वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक पहला सतह क्षेत्र बढ़ने पर। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है और सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। दूसरा तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तीसरा है आर्द्रता में कमी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा जिसे आर्द्रता कहते हैं, जलवाष्प बढ़ने से आर्द्रता बढ़ेगी और आर्द्रता बढ़ने से वाष्पीकरण की दर घट जाती है। चौथा पॉइंट है वायु की गति में वृद्धि। वायु की गति में वृद्धि होने से जलवाष्प के कण तेजी से वायु के साथ उड़ जाते हैं जिससे आसपास की जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। अब इसका अगला प्रश्न है प्लाज्मा क्या है? तो इसका उत्तर होगा प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई एनी गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला पदार्थ तैयार होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है ठोस, द्रव और गैस के गुणधर्म लिखिए। तो इसका उत्तर होगा ठोस के गुणधर्म, जिसमें पहला पॉइंट है ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है,
दूसरा पॉइंट है स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन होता है। तीसरा पॉइंट है बाह्य बल लगने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखता है। चौथा पॉइंट है अंतराण्विक बल ठोसों में द्रव तथा गैस से अधिक होता है। उसके बाद है द्रव के गुणधर्म, जिसमें पहला पॉइंट है द्रव का निश्चित आकार नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है इनका आयतन निश्चित होता है। तीसरा पॉइंट है द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता रहता है। चौथा पॉइंट है इनका अंतराण्विक बल ठोस से कम होता है। अब इसके बाद गैस के गुणधर्म, जिसमें पहला पॉइंट है ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता काफ़ी अधिक होती है। दूसरा पॉइंट है इनके कणों के बीच अंतराण्विक बल सबसे कम होता है। तीसरा पॉइंट है गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है। चौथा पॉइंट है इनका विसरण काफ़ी तीव्रता से होता है। अब इसका अगला प्रश्न है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका उत्तर होगा जब हम एक बीकर में पानी लेते हैं और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ कण डाल देते हैं, कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट पूरे बीकर में फैल जाता है, अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट का प्रत्येक कण जल के प्रत्येक कणों के बीच मिल जाता है, जिससे यह पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अगला प्रश्न है वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। इसका उत्तर होगा वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रवों के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने से आसपास ठंडक होने लगता है और शीतलता आ जाती है। इसका अगला प्रश्न है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर ATM हो तो ठोस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। अब इसका अगला प्रश्न है गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता, तापमान नहीं बदलता है, चाहे उसमें और भी ऊष्मा दे दी जाए पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए, ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके। तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए पदार्थ उस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है या ऊष्मा पदार्थ में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को उसके क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है संघनन क्या है। तो इसका उत्तर होगा वह प्रक्रिया जिसमें गैस संघनित होकर ठंडा द्रव में परिवर्तित हो जाता है, संघनन कहलाता है। अगला प्रश्न है गलनांक एवं क्वथनांक में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर होगा एक तरफ जो है गलनांक लिखेंगे, दूसरी तरफ क्वथनांक लिखेंगे। जिसमें गलनांक में पहला पॉइंट है वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलने लगता है, और क्वथनांक में पहला पॉइंट है वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है। गलनांक में दूसरा पॉइंट है ठोसों का गलनांक होता है, और क्वथनांक में दूसरा पॉइंट है द्रवों का क्वथनांक होता है। अब अगला प्रश्न है 3 ऊर्ध्वापातित होने वाले पदार्थ का नाम बताइए। तो इसका उत्तर होगा 3 ऊर्ध्वापातित होने वाले पदार्थ, पहला कपूर, दूसरा नैफ्थलीन नौसादर और तीसरा अमोनियम क्लोराइड। उसके बाद अगला प्रश्न है पदार्थ किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान यानी आयतन घेरती है पदार्थ कहलाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्राचीन भारत के दार्शनिकों ने पदार्थ को किन 5 तत्वों में वर्गीकृत किया है। तो इसका उत्तर होगा पहला वायु, दूसरा पृथ्वी, तीसरा अग्नि, चौथा जल और पांचवा आकाश। अगला प्रश्न है अंतराण्विक बल किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है जो कणों को एक साथ रखता है, इस बल को ही अंतराण्विक बल कहा जाता है। अगला प्रश्न है संगलन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। अगला प्रश्न है वाष्पीकरण किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा
क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो इस तरह से आपका साइंस का पहला चैप्टर अभ्यास के अंदर के प्रश्न और अतिरिक्त प्रश्नोत्तर के साथ जो है कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि रोज़ मैं आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियोज़ लाता रहता हूँ। और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, और अगर आप प्रेस करते हैं तो उसको ऑल पे सिलेक्ट करें, ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।